Good morning, everyone. Today we are going to study about spherical lenses, and we will see the refraction through spherical lenses. So, firstly, as we all know about the spherical lenses and the other terminologies related to spherical lens. So, firstly, we will remind it in as short as possible. Then we will come to our actual course, which is needed in class 12th. So, firstly, what is lens? A lens is a piece of refracting medium bounded by two surfaces, at least one of which is a curved surface. Alright, so there are two types of lenses, convex lens and concave lens. Convex lens is also called converging, and concave lens is also for diverging lens. Alright, so there are many type of lenses like plano convex, double convex, convex और concave. तो ये सभी बेसिक्स हैं, आप ये सब जानते हैं. Firstly, we will come to the definitions. I will try to explain everything in a short method, just because we need more time for this chapter in detail. So, firstly, consider this. Which type of lens it is? It is a double convex, जिसको हम जनरली कन्वेक्स कहते हैं. इसमें क्या क्या होता है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सब कुछ भूल चुके रहते हैं. ये एक्सिस जो है, ये हमारी कौन सी एक्सिस होती है? इट इज़ अवर प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. ये जो सेंटर होता है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है. क्या कहलाता है? ये पोल नहीं कहते, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे पोल बोल देते हैं. ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है. इसी तरह अब चूंकि ये दो कर्व्ड सरफेस से मिलके बनी है, तो यहाँ कहीं एक ये कर्व्ड सरफेस रहा होगा और इसी तरह ये कर्व्ड सरफेस रहा होगा. दोनों के एक एक टुकड़े के यानी आर्क से मिलके बना था ये, तो यहाँ इसका सेंटर रहा होगा कहीं पे, इस वाले जिसका जो गोले का सेंटर रहा होगा वो ये रहा होगा. सो इट इज C1 एंड इट इज C2 एंड दीज आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. और इसकी अगर रेडियस नाप ली जाए, तो इस वाले के लिए रेडियस अगर मान लीजिए कुछ है, देखिए अब आप बड़े लेवल पे आ चुके हैं तो आपको पता है कि दोनों का रेडियस अलग अलग हो सकता है. इसकी रेडियस अगर R2 है, देन दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस पर्टिकुलर पोर्शन ओनली, नॉट फॉर दिस. मतलब ये वाले के लिए, जिसको मैं रेड से कर दूं, ये वाला, क्योंकि इसका ये जो दायां वाला सर्किल जो मैंने बनाया, इसका पार्ट तो वो लेफ्ट वाला है ना, तो ये ऐसे कर लेते हैं. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज R2. ऑलराइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर. यानी इसमें कितने रेडियस ऑफ कर्वेचर है? 2 हैं. कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर से? 2 हैं. तो फोकस भी इसमें 2 ही होगा. चलिए हम आगे बाद में देखेंगे फोकस क्या चीज है. फर्स्टली, डेफिनेशंस. The center of curvature of the surface of a lens is the center of the sphere of which it forms a part. Alright, so it has 2 center of curvatures. Similarly, the radius of curvature. The radius of curvature of the surface of a lens is the radius of the sphere of which the surface forms a part. तो ये सारी definitions आप खुद से देखिएगा, इसमें कुछ खास टफ नहीं है. एक दो नियम जो आपको मैं याद दिला दूं, आगे पढ़ने के लिए बड़े काम आएंगे. हमेशा याद रखिए, जब रे से ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास करती है, तो वो बिना रुके सीधे चली जाती है. ये आपने सुना था, है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जब पास करती है रे, तो वो अपने पाथ को वापस लौट जाती है. ठीक है, ऐसा कुछ होता है. सिमिलरली, अगर प्रिंसिपल फोकस, अब देखिए यहाँ पे क्या है, फोकस क्या चीज़ होती है उसको समझने के लिए प्रिंसिपल फोकस को पढ़ लेते हैं. क्या है? प्रिंसिपल फोकस क्या चीज होती है? मान लीजिए हम एक कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, थोड़ा जैसा भी है एक्सेप्ट कर लीजिए, ये कन्वेक्स लेंस है. आपको जो 10th का बेसिक है मैं फिर से याद दिला दूं. फोकस वो पॉइंट है
इसको फर्स्ट फोकस कहेंगे। वो पॉइंट है जहां से जाने वाली सारी रे इस लेंस में पड़ने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। यहाँ से जाने वाली सारी रे इस पॉइंट से जो होकर जाएगी वो लेंस के बाद पैरेलल हो जाएंगी। सो दिस इज व्हाट इट इज फर्स्ट फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। क्या है ये? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। सिमिलरली सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या है? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, उसमें क्या है? मान लीजिए एक आपका कन्वेक्स लेंस है, पैरेलल रे, द रे इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द लेंस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस after passing through the lens becomes converging to a point, and this point is called सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, या फिर प्रिंसिपल फोकस इसको डायरेक्टली कह देते हैं। ये कैसा है? ये सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है, F2 कह दो इसको। ये बात वही है, F ही है। अगर ये दोनों ही कर्व सेम है, मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू F, ये इसके लिए भी, एंड फ्रॉम दिस टू दिस, इधर वाली, और अगर इधर में भी मान लीजिए हम ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस निकालते हैं, ये निकलता। अगर ये कर्वेचर सेम होता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल, देन देयर फोकल लेंथ विल आल्सो बी इक्वल। यानी ऑप्टिकल सेंटर से फोकल, ये फोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होती है? फोकल लेंथ होती है। ठीक है, तो ये सब याद आ गया होगा आपको क्या था, और कुछ आप अपने से भी प्रयास करिएगा। ऐसे ही हम एक कनकेव के लिए भी निकाल सकते हैं। कनकेव के लिए प्रिंसिपल फोकस का मैं एक ही एग्जांपल दिखा देता हूं बस, दूसरा आप स्वयं कर सकते हैं। मान लीजिए ये कनकेव लेंस है, डबल कनकेव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, रेज जो पैरेलल आती हैं उनके साथ क्या होता है? यहाँ पे तो ये डाइवर्जिंग लेंस है ना, डाइवर्जिंग क्यों है इसके बारे में अभी हम बाद में आराम से बात करेंगे। ठीक है, जब हम सरफेस पढ़ रहे होंगे, तो ये इनके साथ क्या होगा, इन रेस को डाइवर्ज हो जाना है, दूर हो जाना है, दूर, और ऐसे दूर होती हैं कि पीछे मिलाने पे वो सभी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही जाके मिलती हैं। इनका डाइवर्जेंस ऐसे होता है कि वो एक पर्टिकुलर फोकस, एक पर्टिकुलर पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं। अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड, this point is called focus, and this distance from optical center to the focus is called focal length. all right, तो ये याद आ गया होगा, ये डाइवर्जिंग लेंस के लिए है। इसी तरह आप दूसरा वाला भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज करिएगा। नाउ विल कम टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। क्या है? बहुत इजी है, कुछ खास टफ नहीं है। We have considered a measurement method as our conventional method or convention. That is, अगर ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारे इस लेंस के लिए, ठीक है, इट इज अवर O, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। अब अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा है इस तरह से, और उसकी इमेज कहीं ऐसी बन रही है उल्टी, तो हमने ये माना दैट इफ दिस इज अवर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अवर आई, तो इंसिडेंट लाइट किधर से आ रही है? ऑब्जेक्ट की तरफ से आएगी लेंस पे, और उसी के कारण यहां इमेज बनेगी। तो इंसिडेंट लाइट इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज अवर इंसिडेंट लाइट। तो हमने ये सबसे पहले माना कि सारी दूरियां, कुछ चीजें याद रखिए, हर डिस्टेंस हम नापेंगे इसमें ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। और इंसिडेंट लाइट लेफ्ट से राइट आ रही है, तो लेफ्ट से राइट चलने को हम कहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट, यानी पॉजिटिव। लेफ्ट से राइट डिस्टेंस विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। सो पॉजिटिव डिस्टेंस हियर, पॉजिटिव डिस्टेंस। ऐसा क्यों हुआ?
हमने बाएं से लाइट आती हुई माना, लेकिन कहाँ से पॉजिटिव डिस्टेंस? अब देखिए, अगर हम हर चीज को पोल से नाप रहे हैं तो पोल से इधर नापी गई डिस्टेंसेस विल बी पॉजिटिव एंड पोल से हियर नापी गई डिस्टेंसेस दिस विल बी निगेटिव डिस्टेंस। ठीक है। सिमिलरली प्रिंसिपल एक्सिस को हमने अपना एक रेफरेंस एक्सिस माना, इसके ऊपर की सारी डिस्टेंसेस विल बी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव हाइट, और जो नीचे की ओर, जब नीचे उल्टी इमेज बने देन दिस विल बी निगेटिव हाइट, यानी -3 सेंटीमीटर बन गई। अगर 3 सेंटीमीटर नीचे बनी है उल्टी देन दिस विल बी सेड एज -3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन। अब इसका मतलब इसको यूज करने से कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? जब हमने देखा था कि कन्वर्जिंग लेंस में फोकल लेंथ हम लेते थे, तो फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस वाज ऑन राइट साइड, है ना, एंड दैट ऑफ डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ कैसी बनी थी? बाएं साइड बनी थी ना। तो फोकल लेंथ कन्वर्जिंग के लिए कैसी ली जाती है? पॉजिटिव। डाइवर्जिंग के लिए कैसी ली जाती है? निगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बाएं ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी निगेटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा बाएं रखेंगे तो यहां से यहाँ निगेटिव। द डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि रियल इमेज हमेशा लेंस के दाएं तरफ बनती है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और वर्चुअल इमेज की हमेशा, क्योंकि बाएं तरफ बनेगी तो हमेशा निगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट हाइट, हमेशा ऑब्जेक्ट सीधा रखा जाएगा तो पॉजिटिव, और इमेज हाइट वर्चुअल भी हो सकती है और उल्टी भी हो सकती है। और इरेक्ट इमेज कैसी बनती है? हमेशा वर्चुअल बनती है ना, तो हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है तो उसकी लिए हाइट हमेशा निगेटिव होगी। ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन हमेशा h2/h1 होता है ना, m = h2/h1। तो ये जब वर्चुअल इमेज बनी, वर्चुअल इमेज बनेगा m = h2/h1 हो गया। ठीक है, वर्चुअल इमेज बन रहा है तो वर्चुअल इमेज तो हमेशा सीधी होती है, यानी h2 भी पॉजिटिव, h1 भी पॉजिटिव, तो वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। और निगेटिव किसके लिए होगा? रियल इमेज में h2 हमेशा उल्टा बनेगा ना, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनेगी तो h2 निगेटिव रहेगा, h1 पॉजिटिव, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h2/h1, सो इट इज ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हो गई जो जानना जरूरी थी। अब स्फेरिकल सरफेस क्या चीज होती है? देखिए, ध्यान दे दीजिए तो उसके बाद हम आगे अपने प्रूफ पे बढ़ पाएंगे। स्फेरिकल सरफेस क्या चीज होती है? देखिए, स्फेरिकल सरफेसेस क्या होते हैं? लेंस में हमने केवल ऐसा कुछ माना, ये है हमारा लेंस, एक ऐसे था और दूसरा ये ऐसे होना था, इस तरह यही होता। लेकिन हमने क्या किया, इस कांच के टुकड़े को, इधर तो एयर है ना, ऐसा काटा ये पूरे पाइप जैसा है, कि मतलब ये पूरा यहां से यहां तक एक कांच का एक सॉलिड थिंग है, यानी ये सॉलिड है। देखिएगा, मैं थोड़ा सा लुक्स दे देता हूं इसको, देखने में अच्छा लगेगा। ये रहा, this whole thing is solid but its outer part, that is this part is our curved part, और बाकी ये पूरा अपने आप में सॉलिड कांच का है। तो ऐसी चीजें, ये स्फेरिकल सरफेस अब हम यूज करेंगे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2, ग्लास है तो डेंसर होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। इसी के बारे में अभी हमें आगे स्टडी करना है। अगर हम इसे कर्व्ड सरफेस बनाना चाहते हैं, ठीक है, कर्व्ड सरफेस, और वो भी कनकेव में, तो कनकेव कैसा दिखेगा? कन्वेक्स के लिए तो ऐसा हो सकता है, ये हो गया हमारा कनकेव, ये कन्वेक्स सरफेस, कनकेव सरफेस, ये भी वही है। देखिए, सॉलिड है, पूरा कांच है, जिधर राइट साइड वाला कांच है पूरा μ2 है, दिस वन इज एयर सो इट इज μ1।
अब ऐसी चीज़ों का ही हम इस्तेमाल करेंगे आगे की क्लासेस में। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ से हम शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्चुअल कोर्स, जहाँ से पूछा जाता है। रिफ्रैक्शन एट अ कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। बहुत आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है इसमें, क्योंकि इसको मेनली समझना ही है। इफ वी हैव गॉट द पॉइंट देन वी कैन सॉल्व इट फॉर अदर कंडीशंस ऑल्सो। सो कंसिडर वन स्फेरिकल सरफेस। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। मैं इसको थोड़ा सा डार्क बना देता हूं, ठीक है। ये बहुत ही, इतना बड़ा मैंने बनाया है, पर ये अपनी उंगली से भी छोटा, ये बहुत छोटा स्फेरिकल सरफेस माना जा रहा है। इट इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब इसकी साइज इतनी बड़ी नहीं है, ये बहुत 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 छोटी, इतनी बड़ी है ये, जैसे आंखों की पुतली होती है उतनी बड़ी है, ठीक है। अब हम आगे बात शुरू करेंगे। So this is our spherical surface. Now the principal axis, इसके लिए भी तो principal axis होगी, है ना। तो ये है हमारी principal axis। मैं डॉटेड बना रहा हूँ, क्यों डॉटेड बना रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे इसे डार्क नहीं बनाना है। ये है हमारी principal axis। अब हमने क्या किया, we have considered a light ray। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है, इट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी चूंकि ये पुतली बहुत छोटी हमने लिया है, या हम कह दें कि इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो सरफेस है, अपर्चर है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल अपर्चर। अपर्चर के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। आगे वाला ये पोर्शन, ऑब्जेक्ट कैसा ही लिया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। Which type of object is this? Point object. So, one ray from this point object is moving like this. ये रहा, ठीक है, ये ऐसे। अब आप खुद सोचिए, ये एक रिफ्रैक्टिंग ये एक कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे। तो इसकी अपनी जो इस कर्वेचर की, जहाँ ये कर्व बना है, इसकी अपनी खुद की कोई रेडियस होगी कर्व, जहाँ जिसके कारण ये कर्व बना है ना। इस सेंटर को हमने सी कह दिया, जहाँ पे ये रेडियस, जिसका रेडियस लेके हमने इस कर्व को बनाया था। देखिए ये सी बना दिया मैंने, दिख भी रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इस सी को हम इस पॉइंट से जोड़ दें तो ये इस सर्किल पे नॉर्मल आ जाएगा, जो इस कर्व्ड सरफेस है इस पे नॉर्मल आ जाएगा। सो दिस इज अवर नॉर्मल एन डैश या एन सी कह लें। इट इज द नॉर्मल एट द पॉइंट वेयर द लाइट इज इंसिडेंट। नाउ as we moving from rarer medium to denser medium, we are at air and it is mu2. So write it. It is mu2. It is mu1. Mu1 is air. It is glass. So take our concept, that is light ray will bend towards the normal. ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, क्योंकि एंगल बहुत कम थे, मैंने बताया ना ये बहुत छोटा है, तो ये सब एंगल बहुत कम है, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ के ये सीधे चली गई। दिस पॉइंट विल बी सम पॉइंट, अभी हम इसको नाम देंगे। एक और रे लिया जो सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, यानी इसके 90 डिग्री पे सीधे गई, और जब रे 90 डिग्री पे इंसिडेंट होगी देन इट विल मूव स्ट्रिक्टली फॉरवर्ड, ऐसे बढ़ती गई। यानी यहाँ दो रे मिली, और जहाँ दो रे मिलती है वहाँ क्या बनता है, इमेज। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाया, इमेज पॉइंट। इमेज भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी, है ना। अब यहां से सारा शुरू हो गया कार्यक्रम। वी विल टेक
देखो मैं थोड़ा डार्कनेस ले आता हूँ इसमें, जहाँ सी जोड़ा है ये, इसको मैं नाम देता हूँ, इस पॉइंट जहाँ ये जोड़ा है इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ एन, इसको एन डैश, ठीक है। तो एन, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, मान लीजिए ये इंसिडेंस एंगल फ्रॉम द नॉर्मल वॉज आई एंड द रिफ्लेक्शन एंगल, द रिफ्रैक्शन एंगल दिस वॉज आर। ये देखो अंदर मैंने आर बनाया है, ये वाला ध्यान रखना, ये आर, ऑलराइट। तो अब यहां मैं कुछ एंगल्स को नाम देता हूं। मान लीजिए ये एंगल जो ऑब्जेक्ट से जो रे निकल रही थी वो बना रही थी प्रिंसिपल एक्सिस से, इट इज एल्फा। कैसा एंगल? एल्फा। मैं बड़ा बड़ा बनाता हूं, एल्फा, इसको हटाओ, बड़ा। दिस एंगल विच इज दिस नॉर्मल इज मेकिंग, मतलब द रेडियस इज मेकिंग विद द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस एंगल इज गामा। मैं गामा को अलग दिखाने के लिए इस तरह बना देता हूं, आर से थोड़ा अलग, ऑलराइट। एंड दिस one more angle alpha gamma, this angle which image is making with the principal axis, image वाली जो रे है वो बना रही है, this angle is बीटा। तो इमेज वाली के लिए हमेशा बीटा यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट वाली रे के लिए हमेशा अल्फा यूज करेंगे, और ये जो सी जो बनाएगा उसके लिए हमेशा गामा यूज करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? इतना सब हो गया। मान लीजिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कहाँ से नापते हैं? वो ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं ना, सॉरी पोल से नापेंगे ना, क्योंकि कर्वेचर जब हो तो पोल होता है और जब लेंस हो तो ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है पोल, यहाँ से यहाँ तक की सी तक की दूरी, इट इज आर एंड इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नाउ मेक वन परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर टू हियर एंड दिस परपेंडिकुलर इज एन एम। यही हमें एक कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना है, एन एम, ऑलराइट। सो नाउ वी विल कम टू आवर थ्योरी पार्ट, ठीक है। क्या क्या हमको जल्दी से करते चलना है। सबसे पहले हमने क्या स्पेशल किया? ड्रॉ एन एम परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। सो दिस इज अवर स्पेशल केस। नाउ ये सारे एंगल्स के बारे में आप अपनी डिटेल्स लिख लेंगे। हम यहां से क्या देख पा रहे हैं? दिस एंगल इज आई विच इज एक्सटीरियर टू, कंसिडर ट्राइंगल, कौन सा ले ले? एन ओ सी, एन ओ सी, बड़ा सा ये दिख रहा है ना। तो ये एंगल इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर है और ये दोनों इंटीरियर हैं। तो इन दोनों इंटीरियर का सम इस एक्सटीरियर के बराबर होगा, आई इज इक्वल्स टू एल्फा प्लस गामा, इक्वेशन 1। ट्राइंगल एन आई सी, एन आई सी, ये जो छोटा सा पतला सा ट्राइंगल दिख रहा है ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ एक्सटीरियर एंगल इज गामा और इंटीरियर है ये है आर और बीटा, ये दोनों इंटीरियर और ये एक्सटीरियर। ये नियम होता है ना, इसके बारे में जानते होंगे। गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। सो यहाँ से आर इज इक्वल्स टू गामा, लिख लूं गामा माइनस बीटा, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब देखो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि ये जो है ये बहुत बहुत पतला है, तो यानी इन रेस के बीच, रेस के जो एंगल बन रहे हैं अल्फा बीटा गामा, ये बहुत छोटे हैं, यानी ये इतने छोटे लेवल पे हैं एंगल्स। और जब एंगल छोटे हों तो आप एक चीज याद रखिएगा, फॉर स्मॉल एंगल्स हम लिख सकते हैं अल्फा, अगर मान लीजिए एंगल है तो उसको लिख सकते हैं tan अल्फा के बराबर, क्योंकि tan अल्फा में अल्फा अगर बहुत छोटा हो तो उसको अल्फा लिख सकते हैं, tan अल्फा हटा के केवल अल्फा। इसी तरह मान लीजिए अल्फा है तो स्मॉल एंगल्स के लिए अल्फा को साइन अल्फा भी लिख सकते हैं और साइन अल्फा को अल्फा भी लिख सकते हैं। ये इक्विवेलेंट होते हैं, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज किया जाता है, तो हम यही यूज करने वाले हैं यहाँ पे। यानी फॉर पैरेक्सियल रे, जब ये रे, जब इस कर्वेचर वेरी स्मॉल है, अपर्चर वेरी स्मॉल है, तो यहाँ रेज कौन सी होंगी? रेज आर पैरेक्सियल। पैरेक्सियल मतलब एक्सिस के बहुत करीब, ठीक है। तो ऐसी है, तो यहां से अल्फा को हम लिख सकते हैं tan अल्फा, बीटा को लिख सकते हैं tan बीटा, गामा को लिख सकते हैं tan गामा, लिख सकते हैं गामा, ठीक है गामा। अब इनके tan वैल्यूज हम ट्राइंगल से निकालें। tan निकालने के लिए, tan अल्फा निकालने के लिए परपेंडिकुलर एन एम अपॉन बेस एम ओ, ठीक है, एन एम अपॉन एम ओ। इसी तरह और भी देख के लिख सकते हैं,
बीटा के लिए इस ट्राइंगल में ध्यान दीजिए, इस पूरे एन एम आई में परपेंडिकुलर एन एम अपॉन एम आई, एन एम अपॉन एम आई, और इसी तरह गामा के लिए हम लिख सकते हैं एन एम अपॉन एम सी। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें हमने लिख लिया। अब इसमें एक और चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है। देखिए ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो यहाँ से P से M तक की दूरी बहुत छोटी होगी, यानी जो डिस्टेंस O से M तक की होगी वही डिस्टेंस O से P तक की होगी लगभग। तो OM की जगह OP रख दीजिए, IM की जगह IP रख दीजिए, दोनों रख दो, NM अपॉन OP, यहाँ लिख सकते हैं NM अपॉन IP, और ये लिख सकते हैं NM अपॉन MC, M की जगह P रखना है ना, PC। अब ये डिस्टेंसेस ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको रखे रहते हैं। ये डिस्टेंस अब हमारे हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, ये हम अभी सब बाद में यूज़ करेंगे। नाउ विल कम टू द स्नेल्स लॉ। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r होता है। ये वही चीज़ है, म्यू साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था ना, आई एंड आर और वेरी स्मॉल, क्योंकि ये पैरेक्सियल रे ले रहे हैं, अपर्चर वेरी स्मॉल ले रहे हैं, तो आई कैन बी रिटन एज साइन आई, या साइन आई को लिख सकते हैं आई। इसी तरह आर कैन बी इक्विवेलेंट टू साइन आर। तो पुट दिस वैल्यू μ1 आई इज इक्वल्स टू μ2 आर में कन्वर्ट हो गया। देखिए सब खेल उसी का है, छोटा समझ लेना है, अपर्चर और पैरेक्सियल रे, वेरी स्मॉल अपर्चर एंड पैरेक्सियल रे, इतना लिख दीजिए और इसको यूज करिए। सो इट विल बी μ1, आई हमने सबसे पहले निकाला था, आपने देख लीजिएगा पीछे, अल्फा प्लस गामा, और आर निकाला था μ2 गामा माइनस बीटा। पुट इट नाउ, पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा, अभी हमने tan के फॉर्म में निकाला, और nm बाई mp, nm बाई pc ये सब निकाला ना। सो आई एम पुटिंग एवरीथिंग वन बाई वन। nm अल्फा की जगह nm अपॉन ओपी, गामा की जगह nm अपॉन nm वही रहेगा n अपॉन pc, इट इज इक्वल्स टू μ2 nm अपॉन pc, वही तो है गामा, माइनस nm अपॉन pi जो इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, ये वाले को अलग कर लो, ये हमारे बाहर का कोर्स है। अब देखिए यहां पे nm इज कॉमन, सो टेक इट आउट एंड कैंसिल इट। इट विल बी μ1 अपॉन OP प्लस μ1 अपॉन PC इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन PC माइनस μ2 अपॉन PI। इसको इधर ले लो, सो इट बिकम्स μ1 अपॉन OP प्लस μ2 अपॉन PI इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन PC। इसको इधर लेके चले गए, तो ये तो एक इक्वेशन तैयार हो गई। नाउ एस OP, O से P तक की दूरी, मैं फिगर में एक बार दिखा दूं तो याद आ जाएगा आपको। O से P तक की दूरी, P तक की, पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मान लीजिए ये डिस्टेंस है u, लेकिन इसको किस में लेंगे? माइनस में लेंगे ना, क्योंकि साइन कन्वेंशन भी लगाएंगे, सो इट विल बी माइनस u, है ना। तो अभी तो u लिखेंगे ना केवल। यहां से इमेज तक की दूरी O से P से इमेज तक की दूरी इट विल बी टेकन एज v, लेकिन ये पॉजिटिव में रहेगी बिकॉज वी आर टेकिंग इट राइट। सिमिलरली P से C तक की इट इज r। नाउ पुट ऑल थिंग्स टुगेदर। सो μ1 अपॉन OP की जगह माइनस u, PI μ2 अपॉन v इज पॉजिटिव v, एंड इट इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1, एंड PC इज दिस टाइम अगेन पॉजिटिव, इट इज r, कैपिटल R। सो दिस विल बी, अब इसको थोड़ा माइनस है तो अरेंज कर लें, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। यही वो फॉर्मूला है जो हमको चाहिए था। ऑलराइट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्शन एट अ कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो अगर मैंने पहले मीडियम को एयर मान लिया, इफ फर्स्ट मीडियम इज एयर, इफ फर्स्ट मीडियम
एयर। तो क्या होगा, μ1 इज इक्वल्स टू 1 रख दो। और दूसरा सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम में, इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम हमने मान लिया, अब तो 1 2 करने की जरूरत ही नहीं, म्यू। तब ये क्या हो जाएगा, म्यू बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 बाई आर, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। इस पूरे एक्सप्रेशन में हमारी जो इमेज बनी है, व्हाट वाज दिस, इट वाज रियल और वर्चुअल। ये कैसी थी, क्योंकि रियल इमेजेस, रियल रेस के कट करने से इमेज बनी थी, तो ये जो इमेज बनी है, ये जो इमेज बनी है ये एक रियल इमेज है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द इमेज व्हेन इट इज फॉर्म्ड एज वर्चुअल, यानी इधर बने तब। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस की। ऑलराइट, थैंक यू।